हम्म, देख। गुड मॉर्निंग। यहाँ तक मेरा रेंज है और इधर में मैं इससे ज्यादा रेंज, यहाँ तक का रेंज। और इधर में हमारा रेंज है ये आपका रेंज। देखो, कल कुछ सर्किट डायग्राम हम लोग पढ़े, सर्किट डायग्राम। और गुड मॉर्निंग। साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व किया। और याद होगा कि जब मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था तो उसमें एक टॉपिक था फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, है ना। तो वहां मैंने कहा था कि उसमें जो मैं रीजन बताऊंगा उसमें कुछ में एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगा, इसलिए पहले मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ाया। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो ये समझ में तो आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या आया ना। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मेन बात मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी सेम एंड voltage will vary, and the sum of all the potential difference across each resistor in case of series combination is equal to the source. ये चर्चा हुई। And in case of parallel combination, current distributed in the wire and the sum of all the current is equal to the magnitude of the source of current, and potential difference across each resistor in case of parallel combination will be same. तो ये चीज समझ में आ गया। दूसरा ये भी समझ में आया कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कम जाता है और इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो कल एक सवाल था जो 0.6 एंड 0.9 एम्पियर वाला, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अब हम लोग उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम लोग डिस्कस करें फैक्टर्स on which resistance depends. Okay, ये पॉइंट, फैक्टर्स on which resistance depends. तो
फैक्टर्स। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the wire. Resistance is directly proportional to the length of the wire. Means, on increasing the length of the wire, resistance increases. Means, क्या आप सर्किट डायग्राम में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप ये दो एंड ब्रेक किए हुए हैं और उसके बाद यहाँ एमीटर लगाए हैं। ये एक फिक्सियस एक्सपेरिमेंट पर हम बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो आपको क्या लगेगा कि अगर मैं एक तार लिया 1 और एक तार लिया बहुत लंबा था, बहुत लंबा, तो मैंने देखा करंट जो है वो एमीटर में कम आया जब मैंने ये वायर नंबर 2 लिया। तो मुझे ये समझ आया कि लेंथ जब बढ़ रहा है तो करंट कम रहा है। करंट कम होना मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इसके लिए अब हम लोग दो लॉजिक दे सकते हैं। एक लॉजिक जो आपके ध्यान में ज्यादा रहता है वो ये रहता है कि तार की लंबाई यदि बढ़ गई है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है एक मटेरियल में, तो वो अपने ही एटम्स और आयन से कोलाइड करने का टाइमिंग उसको ज्यादा मिल जाएगा। यानी नंबर ऑफ कॉलिजन जो होगा, बड़ा रास्ता है, जैसे हम ही अगर मान लेते हैं तो दूर लंबे सड़क पे जा रहे हो ट्रैवल करने, तो बीच में बहुत सारे ट्रैफिक वगैरह मिलेंगे। छोटी दूरी रहेगी, कम ट्रैफिक मिलेगा। तो वही यहाँ है कि तार अगर लंबा है तो ज्यादा एटम और आयन से वो कॉलिजन करने का उसको वक्त मिलेगा, इसलिए उसके फ्लो में बहुत ज्यादा बाधा पहुंचेगा और फ्लो में बाधा पहुंचना ही रेजिस्टेंस का कॉज। जैसे हम लोग सामान्य में अपने लाइफ के लिए फ्रिक्शन की बात करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में वो फ्रिक्शन एक तरह से कहा जाए रेजिस्टेंस का रूप ले लेता है। नेक्स्ट, ये हुआ एक रीजन, because the number of collision will be more when the length of wire will be more, and hence electron will experience more resistance in flow. Therefore, we can say that on increasing the length of the wire, resistance increases. ये तो हुआ कि जो उसमें हो रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के। लेकिन अब आप सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिए हैं तो बड़ा आराम से ये लॉजिक दे सकते हैं कि लेंथ ऑफ द वायर अगर मैंने बढ़ाया, ये आप मान के चले कि वायर इज इटसेल्फ आल्सो अ रजिस्टर, वायर भी खुद एक रजिस्टर। ये अलग बात है कि हम लोग उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। जैसे मैकेनिक्स में आप शुरुआत जब बनाते हैं या 9th में ही बनाते हैं तो स्मूथ सरफेस बोलते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस बोलते हैं, लेकिन सच्चाई तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शनलेस। सेम बात वही है कि हम लोग वायर में रजिस्टर अलग से दिखाते हैं, लेकिन वो खुद वायर ही एक रजिस्टर है। अभी हम उसी बात को समझेंगे कि अगर हमारा तार लंबा है तो ये समझे कि स्मॉल पीसेज ऑफ वायर है जो कि एक दूसरे से एंड टू एंड जुटा हुआ है। और ये किस तरह में जुटा हुआ है, सीरीज में या पैरेलल में? ये हर पीस ऑफ वायर मान लो कि रजिस्टर है, ये सीरीज में जुटा हुआ है कि पैरेलल में जुटा हुआ है, बताइए।
series may be solved. Okay. Or as we know that in case of series combination, resistance of the wire increases. ये लॉजिक ये भी है कि if the length of the wire is increased, it means the small pieces of wire which are itself a resistor is connected in series combination, and as we know that in series combination resistance increases, therefore on increasing the length of the wire resistance increases. ठीक, तो ये पहला हुआ आपका फैक्टर। दूसरे फैक्टर पे हम आते हैं। दूसरे फैक्टर पे यदि मैं गौर करूं तो यहां फिर मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं। और ये एमीटर मैंने लगाया, एक पतला तार लिया गया तो देखा गया करंट क्या आता है, और सेकेंड टाइम में एक मोटा तार लगाया तो देखा गया करंट क्या। तो पतले तार के समय में करंट कम फ्लो हो रहा, लेकिन मोटा तार जब था तो करंट क्या हो रहा था, ज्यादा फ्लो हो रहा। तार पतला है या मोटा, इसके लिए हम लोग जो डायमेंशन, जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग रखते हैं, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक एरिया है क्रॉस सेक्शन, यानी वैसा सेक्शन जिससे क्रॉस कर रहा है कोई चीज, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लो, और दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। तो हम लोग क्या देखे, इन केस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 करंट इज मोर, यानी जब तार ज्यादा मोटा था तो करंट ज्यादा फ्लो कर रहा था, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ, A2 is greater than A1, in that case what we find that resistance जो है R2 के केस में कम है, यानी A2 ज्यादा तो R2 कम, A1 कम तो R1 ज्यादा। इट मीन्स सेकेंड फैक्टर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या जी सेंटवील, हेलो सेंटवील, हाँ, तो ये हमारा दो कॉल। अब यहाँ पर भी बुक में दिया रहता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। तो वहां पर बोला जाता है कि ये ज्यादा बड़ा एरिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा, यानी ज्यादा ना रास्ता मिल गया, इलेक्ट्रॉन इससे सबसे फ्लो करेगा, है ना, ज्यादा मिल गया। एक बात जान लो, ये करंट में जितना बात हम लोग करते हैं बहुत हद तक काल्पनिक, समझ गए, क्या फ्लो कर रहा है क्या नहीं फ्लो कर रहा है, सब बहुत कुछ इसमें इमेजिनेशन पे आधारित बातें हैं। लेकिन क्योंकि इमेजिनेशन भी बहुत हद तक हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड किए हुए, है ना, सत्यम। तो अब यहाँ पर सीरीज और पैरेलल के हिसाब से जो लॉजिक देंगे वो लॉजिक ये देंगे, तार यदि ज्यादा मोटा है तो आप समझिए कि ये भी तो वायर से कलेक्शन ऑफ वायर होता है, वायर का कलेक्शन है, समझो कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना, पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में जब कनेक्टेड होता है तो रेजिस्टेंस कमता है या बढ़ता है, कमता है। तो बस इन केस ऑफ increasing the area of cross section of the wire, it means we are connecting more wire as a resistor in parallel combination, therefore overall resistance gets decreases
and hence we can say that on increasing the area of cross section, resistance decreases. ओके, तो दो बातें हो गई हमारी, एक लेंथ पे और एक एरिया। दूसरा है आपका नेचर ऑफ द मटेरियल, तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल, और चौथा हो जाता है आपका टेम्परेचर। आपको यहाँ पता चलेगा कि इन केस ऑफ मेटल ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है या घटता है भाई? बढ़ता है। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस हट जाता है। ठीक है, तो अभी सेमीकंडक्टर को छोड़ दीजिए, अभी हम लोग मेटल का ही बात करें कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं आप, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाता है, वो ज्यादा उछल कूद करने लगता है और उसको ज्यादा कॉलिजन फेस करना पड़ता है, इस कारण। और सेमीकंडक्टर में दूसरा बात है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर हम उसको एनर्जी देते हैं तो थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर मूव कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूव करना मीन्स कंडक्टिविटी को सपोर्ट करना। तो यही होता है सेमी। छोटा सा बात बोल दी सेमीकंडक्टर के केस में, उसमें इलेक्ट्रॉन, ये कंपैरिजन अभी हम नहीं बता सकते। ये जो जर्मेनियम और ये सिलिकॉन, यहाँ पर कुछ केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर की बात आ जाती है। अभी उस तरफ मेरी निगाह नहीं है। अभी जहां तक है कि सेमीकंडक्टर, याद होगा एक बार एनर्जी बैंड बताए थे हम, एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, याद है? नहीं याद होगा। हाँ, तो उसमें याद होगा कि मेटल के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप किए रहता है, और इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड काफी दूर रहता है। यानी कितना भी एनर्जी दे दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा गैप रहता है। यानी आप अगर एनर्जी देते हैं तो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाता है कंडक्शन बैंड में। इसीलिए इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस गेट डिक्रीजेस, बट इन केस ऑफ मेटल ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ओवर एंड आउट। अच्छा, तो 4 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी में हम लोग यहाँ पर मेन 2 को देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, and combining these two relations, what we will get R proportional L by A, है ना? R proportional, हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हेलो, मेरी आवाज जा रही है लेकिन मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है क्या? ओहो, अब कैसे आगे बढ़ेगा? अभी तो कोई फोन भी नहीं आएगा। हो गया। हैक की ऐसी की तैसी। हाँ, तो ये दोनों कंबाइन किए तो R प्रोपोर्शनल L by A
तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, नेचर ऑफ द मटेरियल आया, एंड दैट इज रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी L by A। ये रो है बाबू, ये सिंबल को हम लोग रो कहते हैं, एंड दिस इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी दिस इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। आप एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा, इसका डेटा दिया हुआ होगा किस एलिमेंट का क्या रेजिस्टिविटी, ओके, किस एलिमेंट का क्या रेजिस्टिविटी है। तो दिस इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। याद रखना, एक होता है रेजिस्टेंस और दूसरा होता है रेजिस्टिविटी। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो एक तो आप बोल देते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में कि ये फॉर्मूला जब R/L आ जाता है तो उस केस में आप लोग समझा देते हैं कि 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर का एरिया है, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। ठीक है, वो आप बुक से देखकर अपना जानकारी ले लीजिएगा। लेकिन अगर ऐसे आप एक्चुअल हम लोग जो समझ रहे हैं फॉर्मूला वगैरह जाने, उस हिसाब से ये मान लीजिए कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन डायमेंशन। रेजिस्टिविटी इज द नेचर ऑफ मटेरियल, बट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। आप एक ही कॉपर का तार लिए हैं, हो सकता है आप डिफरेंट वे में उसको किसी से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये डस्टर को ही एक सपोज कीजिए वायर मान लीजिए क्यूबॉइडल शेप का, तो आप किसी जगह इसको ज्वाइन किए हैं इस रूप में, यानी करंट इधर से इधर की ओर जा रहा है, ओके। और कोई बच्चा क्या किया, इसको ज्वाइन ऐसे कर दिया, यानी अब करंट इस तरफ से इधर से निकल रहा है। फिर समझिए, फिगर 1 इस एरिया से ये से इधर निकला, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और सेकंड मैंने ज्वाइन किया इस तरह से, यानी करंट ऐसे और ऐसे। इन बोथ द केसेस वी हैव टेकन कॉपर वायर। विल रेजिस्टेंस वैरी? क्या रेजिस्टेंस वैरी करेगा? क्योंकि मैंने कॉपर वायर ही दोनों केस में लिया है, वैरी करेगा? कौन बोला ये था? हाँ, करेगा, सही बात बोला, वैरी करेगा। हाँ, गुड। हाँ, अभी जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडीशन में कम है, लेकिन जब ऐसे करंट फ्लो हो रहा था ऐसे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। और हम लोग यहाँ क्या देखते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मायने रखता है ना। ये चीज समझिएगा कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। एक ही तार है, आप कैसे लगाते हैं वो मायने रखते हैं। क्या रिजर्व? अब आते हैं हम लोग यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है हमारा, ये मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था लिखा। और जिस चीज का यूनिट माना होगा उसी को ना फाइंड आउट कीजिएगा। यानी रो इज इक्वल टू हम निकालते हैं, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L। एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम,
and unit of area meter square. A unit of length is meter, therefore cancel ohm meter. So SI unit of resistivity is ohm meter. ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। और अब क्या है कि इसके बाद ये टॉपिक पढ़ लेने के बाद हम लोग फ्री हो गए कि जो सर्किट डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल होता है उसमें आपको एक सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड रहता है, और कहीं कहीं पर हमको परसेंटेज वगैरह जो इंक्रीज किए डिक्रीज किए उस केस में रेजिस्टेंस क्या वैरी करेगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ये सवाल इम्पोर्टेंट होता है कि मान लिया जो आप तार लिए हुए थे, जैसे तार है ये तार और इसकी लंबाई L है। सब बच्चे सुन रहे हैं ना? बच्चा 1 2 3 4 5 पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ओनली 13। क्या हो गया जी एकदम? स्थिति तो ये है कि कुछ बच्चा को ये भी पता नहीं रहता है कि आज क्लास है कि नहीं। सर उसका लेंथ डबल कर दिया, तो लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया A। ओके, क्वेश्चन ने क्या कहा कि इस केस में रेजिस्टेंस R है, तो बताइए कि यदि मैंने तार को हाफ वे से मोड़ दिया तब क्या होगा न्यू रेजिस्टेंस। तो आप याद रखें कि लेंथ और एरिया का भी रिलेशन माना होगा ही। अगर आप तार को मोड़िएगा, ओहो मैंने कि तार तुम दिए, तार लंबा कर दीजिए, तो तार लंबा करना थोड़ा यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा कि तार का लंबा कैसे खींचने का बात है, और मोड़ देने से ठीक रहेगा। ये मोड़ना तो आसान बात है, मोड़ दी। तो तार को अगर हम मोड़ेंगे तो स्वाभाविक है इसका लेंथ कम जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगी। तो हाफ वे से इसको मैंने मोड़ा। अब जरा समझना है बात कि बनाने का जो तरीका आप रखिएगा वो क्या रखिएगा कि अभी जो इस केस में R जो हुआ दैट इज रो L बाई, तरीका जानिएगा कैसे बना रहा। लेकिन जब मैंने इसको हाफ वे से मोड़ा, न्यू लेंथ देखो मैं लिखूंगा L डैश, L डैश इज इक्वल टू L बाई 2। ओके, एंड न्यू एरिया विल बी डबल। जितना टाइम्स वो कमेगा उतना टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा। तो एरिया हमारा हो गया 2A। आप लोग जो न्यू रेजिस्टेंस निकालते हैं उसमें भी लिख देते हैं R, जो गलत है। न्यू रेजिस्टेंस यहाँ R डैश, ये याद रखें, रो L डैश बाई A डैश, R प्राइम रो L प्राइम A प्राइम, ये चीज। अब L डैश की जगह जो कंडीशन था L बाई 2 और A डैश की जगह जो कंडीशन था दैट इज 2, यानी R डैश इज इक्वल टू रो L बाई 4A। हाँ हाँ वो ठीक है। अब ये रो L बाई 4 जो हुआ, क्लियर दिख रहा है कि हमारा पिछला केस का है ना? तो इसके जगह हम
इसके जगह R लिख देंगे और ये तो मैथमेटिकली एकदम पता चल रहा है कि अगर मैं लेंथ को हाफ में मोड़ दूं तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ प्रीवियस। अब देखो यहां पर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का लॉजिक सेट हो गया कि चूंकि तार को आपने मोड़ा, सही में क्या हुआ, एक दूसरे से पैरेलल वे में लग गया ना जी, पैरेलल वे में लगा ना, और पैरेलल वे में क्या जाने, रेजिस्टेंस कम का है। देखो यानी उसी समय समझ में आ जाएगा। एक बार और मोड़ देंगे तो ये हो जाएगा L/4 और ये हो जाएगा 4A, है ना, तो 16 बहुत, मतलब तार की मोटाई बढ़ते चली गई और तार की मोटाई बढ़ते गई, इसका मतलब मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है, और पैरेलल में जब लगाया इसका मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। यानी ट्रिकी अप्रोच ये कर सकते हैं कि अगर तार को मोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर तार को खींचेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या जी ध्यान दो। आजकल वैभव ना उसका नाम है, जो तुम्हारे साथ रहता है आजकल, नहीं क्लास ज्वाइन कर। अच्छा, अनलॉक में सब लोग घूम रहा है, हमको भी अब घूमने निकल जाना चाहिए। अनलॉक 30 नवंबर तक यही एडिटिव कंडीशन बोला है रखने के लिए, है ना। चलिए, तो ये तो हो गया। अब हम लोग फ्री हो गए। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे और एक आध दो और कोई लॉ अगर होगा उसका जिक्र कर देंगे, ताकि कम से कम न्यूमेरिकल इन फिजिक्स जो हम ज्यादा आपको सजेस्ट करते हैं उसका सारा सवाल आप लोग बना पाए। ये मेरा टारगेट रहता है सीधी सीधा। क्या ज्यादा पढ़ाएंगे क्या कम पढ़ाएंगे कोरोना है, पर क्या लिखा है नहीं सुना, आगे कल को ऋषभ, आगे कल को स्कूल जाने के लिए कोरोना है पर, चलो बड़ा जल्दी खिसक जाता है मैसेज। फिर खिसक गया, जब तक हम देखते फिर खिसक। हाँ चलो, ओ तो देखो कल वाला ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। शायद 3 रजिस्टर था, है ना। और ऊपर एक सेल भी लगा हुआ था और एमीटर भी था, है ना। हाँ तो क्वेश्चन यही था कि अगर स्विच के ओपन, ये अगर ओपन है तो ये 0.6 एम्पियर करंट मेजर कर रहा है, लेकिन अगर ये स्विच क्लोज हो गया, स्विच क्लोज, इन दैट केस व्हाट विल बी द करंट। प्रियांशु बना दिया था सवाल और मेरे को ये भी भेजा, प्रोसेस में भेजा था, सही था। यहाँ क्या है कि आप मान कर चलिए
ये तो क्वेश्चन में भी ऐसे दिया हुआ है कि R1, R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ये तीनों रजिस्टर हमारा जो है वो आइडेंटिकल है ना। तो जब स्विच K इज ओपन, इसका मतलब इस रजिस्टर से करंट नहीं फ्लो हो रहा है, सिर्फ ये दोनों रजिस्टर से करंट फ्लो हो रहा है, यानी इन दैट केस R1 एंड R2 वर्क कर रहा है और दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/Req इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दोनों सेम है, यानी 1/R प्लस 1/R यानी 2/R 1/Req। तो Req इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। Req इज इक्वल टू R/2 एंड अप्लाइंग ओम्स लॉ, हमको तो वो भी नहीं पता है कि कितना वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। अप्लाइंग ओम्स लॉ क्या हम जानते हैं, V इज इक्वल टू I/Req। तो जब स्विच K ओपन था उस समय तो वो बताया ही कि करंट जो है 0.6 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ 0.6 रख दिया, और Req हमारा जो है वो R/2 है, यानी 0.3R। दिस इज द वोल्टेज इन टर्म ऑफ R। तो ये भी तो हम लोग को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब स्विच K क्लोज, अगर स्विच K को क्लोज कर देते हैं तो हमारे पास ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में आ जाता है। इन दैट केस 1/Req, यहाँ डैश लगा देते हैं कि सेकंड केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी ओवरऑल 3/R। तो Req डैश इज इक्वल टू R/3। ठीक, तो फिर हम ओम्स लॉ लगाते हैं, तो V इज इक्वल टू, इस बार का I हमको नहीं मालूम, इस बार का I नहीं मालूम है, वही पूछा जा रहा है कि जब स्विच K को मैं क्लोज कर दिया, क्लोज मीन ऑन, अगर मैं ऑन कर दिया तो कितना करंट जाएगा, यहाँ मैं I लिख दिया और Req की जगह R/3 लिख। तो बैटरी तो हमारा वही था भाई, चाहे आप तीन रजिस्टर का इक्विवेलेंट निकालें चाहे दो का निकालें, बैटरी तो आपका वही। और बैटरी को मैंने इन टर्म ऑफ 0.3R निकाला है, तो इसको इससे मैं क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा।